जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए गुरु रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया फुल लेंथ टेस्ट का टेस्ट नंबर 1 को। आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न को काफ़ी अच्छे से करती हैं। दोस्तों एग्ज़ाम के बस आपके 25 से 30 दिन रह गए हैं, उसमें आप जितना अधिक से अधिक हो सके टेस्ट लगाएं और टेस्ट का एनालिसिस करें। आइए चलते अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 100 तक को काफ़ी अच्छे से देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि संसद के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असत्य कथन। कैसे? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। यहाँ पे दिया गया है जो राज्यपाल विधानमंडल का अंग होती हैं, क्योंकि संसद के जैसे 3 अंग होती हैं वैसे ही विधानमंडल के भी 3 अंग होती हैं। कौन कौन से अंग होते हैं विधानमंडल के? तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असत्य है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है मुझे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। और यह घटना कहाँ हुई थी? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। और कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3 और 4 में। कि कौन कौन से क्षेत्र में? तो पंचायती राज में और नगर पालिका में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3 और 4 में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम। यहाँ पे हिंदू हो जाता तो पहले हिंदू होता फिर मुस्लिम होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं दिया गया, तो हम आइए देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि भारत में जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा ईसाई है, फिर सिख है, फिर बौद्ध है, उसके बाद जैन है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्राप्त हुआ। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता पंच निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है उसे चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सन 1960 ईस्वी में बम्बई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया। बिल्कुल सही है। 1 मई 1960 ईस्वी को बम्बई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया। बिल्कुल सही है। आइए हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। बी कह रहा है कि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। तो यहाँ पे बी नंबर गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा, क्योंकि मेघालय राज्य को असम राज्य से अलग करके बनाया गया 1972 ईस्वी में, न कि मणिपुर राज्य से। तो इसीलिए ऑप्शन बी असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ। बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए। बिल्कुल सही कह रहा है। और साथ ही साथ गोवा राज्य का भी गठन सन 1987 ईस्वी में भी हुआ राज्य के रूप में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि शाह जांच आयोग गठित किया गया था। तो यह किस लिए गठित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु किया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है
कि भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से में किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची के द्वारा परिलक्षित होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष का पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने के लिए अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष कार्य कर चुका हो, तो नहीं, यहाँ पे 5 वर्ष नहीं होगा बल्कि 10 वर्ष हो जाएगा, इसीलिए असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है, क्योंकि मद्यपान आर्टिकल 47 में वर्णन है। ठीक है, मद्यपान का भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के आर्टिकल 47 में वर्णन है। और जैसा कि हमें पता है कि राज्य में डीपीएसपी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, का वर्णन आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 में किया गया है। तो यहाँ पे मद्यपान निषेध कहाँ पे दिया गया है? तो आर्टिकल 47 में। तो हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा, आइए हम देखते हैं हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या, उसे हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ। ठीक है, क्वेश्चंस क्या किया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों में से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो हमको पता है कि सैन्य यानी सेना जो है वो केंद्र सूची का विषय है, यानी संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो सैन्य संबंधित शक्तियाँ ये राज्यपाल को नहीं दी गई हैं बल्कि राष्ट्रपति को दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आइए हम देखते हैं किस नाम से जाना जाता था। तो यह मगध के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से जाना जाता था। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए थे? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी स्थानों पे हड़प्पा नगर प्राप्त हुए थे। कैसे? तो सिंध पाकिस्तान में भी, गुजरात के भारत में भी हड़प्पा नगर प्राप्त हुए थे, राजस्थान भारत में भी प्राप्त हुए थे, हरियाणा से भी प्राप्त हुए थे और पंजाब से भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, इन सभी जगह से हड़प्पा के स्थल प्राप्त हुए हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? तो जहांगीर ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही क्रम है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्शीद कुली खां, फिर अलवर्दी खां और फिर सिराजुद्दौला हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा बाई फुले जी हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि कोलकाता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो कांग्रेस का लक्ष्य क्या घोषित किया गया था? तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि सन 1939 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सी लिपियों अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी? कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरिमाइक लिपि प्राप्त हुई थी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन से स्थान से बौद्ध कला के महान केंद्र थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी दोनों कौन सा? तो नागार्जुन कुंड और अमरावती कुंड। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23 को। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है उसे हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आइए हम मिलान करते हैं। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आइए मिलान करते हैं। कैलाश मंदिर कहाँ है? तो कांचीपुरम में है। हलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो हलेश्वर मंदिर है आपको हैलीवुड में। और वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? तो वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। और गोमटेश्वर मंदिर ये कहाँ है? तो ये श्रवणबेलगोला में है। श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था जयचंद के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी का ही नाम था मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद गौरी का क्या नाम था? मोहम्मद बिन शाम। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को 5 को। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है हमारा कि रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर अभिलेख से मिलता है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन भूमि व्यवस्थाओं से था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इस्तमरारी बंदोबस्त से था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर यहाँ पे तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को। प्रश्न नंबर 27 हमारा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था। ये गलत कथन है। असहयोग आंदोलन में किसानों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, श्रमिकों ने भी भाग लिया था और कारीगरों ने भी भाग लिया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28 को। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि सन 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी महासागर नाम है। ठीक है, अंटार्कटिका महासागर को चारों ओर से घेरने वाले का क्या नाम है? तो दक्षिणी महासागर नाम है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरिक सेल में परिवर्तित हो सकती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31 को। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता सर्वाधिक योगदान है? निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32 को। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो वृहद ज्वार आने का सही स्थिति है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में हो। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33 को। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमि की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
पेरी घास का मैदान। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34 को। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है। तो म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, इन 4 राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसमें इन 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक आपको मिजोरम हो गया और दूसरा आपको मणिपुर हो गया। तो 4 और 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो आइए हम ऑप्शन लगाते हैं 4 और 5 34 का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 4 और 5 स्पर्श करती है, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 35 को। 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबो एक समुद्रीय पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। यही सही नहीं है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36 को। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहत हिमालय या महान हिमालय। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37 को। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या है? तो इस विभाजन का आधार जनजातियाँ हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेमा यांगडुंग हिमदत से है। यहाँ से एक पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपयुक्त विवरण किस नदी के संदर्भ में कही गई है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में कही गई है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39 को। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40 को। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41 को। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि अंतःश्वसित वायु तथा उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो हम वायु ग्रहण कितना करते हैं, यानी वायु हम अंदर कितना लेते हैं? तो 21% और बाहर कितना छोड़ते हैं? तो 16.4%। ठीक है, उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आइए हम प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे हम ईसीजी भी कहते हैं। ठीक है, हृदय की जांच के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43 को। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का सही क्रम है। तो देखिए, घास को कौन खाएगा? तो घास को कीट खाएगा। ठीक है, घास को कौन खाएगा? तो कीट खाएगा। कीट को कौन खाएगा? तो मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? तो सांप खाएगा। और सांप को कौन खा जाएगा? तो गरुड़ खा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम सही क्रम बैठा हुआ है। ठीक है, कैसे? तो गरुड़ किसको खाएगा? तो गरुड़ सांप को खाएगा। सांप किसको खाएगा? मेढक को खाएगा। मेढक किसको खाएगा? तो यह कीट को खाएगा। और कीट किसे खाता है? तो घास को खाता है। ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो आइए हम देखते हैं किससे प्राप्त किया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
नंबर बी। यह कॉड तिल जो होता है वो किससे पाया जाता है, तो मछली के यकृत से पाया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45 को। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ दिया गया है आविष्कार और दूसरा तरफ दिया गया है आविष्कारक। आविष्कारक यानी खोजकर्ता, ठीक है, जिसको कहते हैं आविष्कारकर्ता। ठीक है, तो इसको हम मिलान करते हैं काफ़ी अच्छे से। आइए हम देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड, पहले हम इसका उत्तर लगा लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, किण्वन। किण्वन का खोज किसने किया था, तो किण्वन का खोज किया था लुई पास्चर ने। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक का के टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। और बेसिलस एथ्रीसिस का खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको गलत क्वेश्चंस का टिक लगाते हुए चलते बढ़े। ठीक है, तो हम थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं इसे। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46 को। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। ठीक है, यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है, तो यह परत किसकी होती है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलामाइन की होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47 को। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूपद्य के लिए उत्तरदायी है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूपर्पटी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वविभ्युतक उत्तक अथवा कैम्बियन से वृद्धि होती है पौधे की तनों में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़द और सोयाबीन। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50 को। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्षुद्रांश। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53 को। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व है, तो यहाँ पे यह इस ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55 को। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए हम देखते हैं और इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब सबसे छोटी से बड़ी की ओर बोल रहा है तो मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा और कार्बन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56 को। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है पेशियाँ और दूसरा तरफ दिया गया उसका स्वभाव। ठीक है, तो देखिए एक नंबर में कह रहा है कंकाल पेशियाँ, तो क्या ये अनैच्छिक उत्तक है? कंकाल, क्या हड्डियों को हम बिना मूव किए वो मूव होती है? ऐसा नहीं है। अंतरण पेशियाँ, ऐच्छिक पेशियाँ, ये भी सही नहीं है।
हृदय पेशियाँ, ऐच्छिक पेशियाँ, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, ये इसमें से कोई सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 57 को। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, V=RI। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58 को। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, औरक्त किरणें, रेडियो तरंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 59 को। प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल उपस्थित नहीं होती है डीएनए में। ठीक है, ये आरएनए में होती है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है जब प्रकाश के पथ पर अप्रदर्शित अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इस किनारे पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61 को। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न तो कण के समान होती है और न ही तरंग के समान होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62 को। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है केन और बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वां जयंती मनाई गई। तो अटल बिहारी वाजपेयी की 100वां जयंती मनाई गई। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 63 को। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुई। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि साइक्लोन युद्ध अभ्यास होता है भारत और मिस्र के बीच। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 64 को। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था मध्य प्रदेश के यह किस जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में यह स्थित है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65 को। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था, आइए हम उसे देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य था भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 66 को। प्रश्न नंबर 66 कह रहा अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया। तो यह पारित किया गया ऑप्शन नंबर बी, वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन बिल सन 2025 को पारित किया गया। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 67 को। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में किस तारीख को शामिल किया गया। तो यह शामिल किया गया 17 अप्रैल 1925 को। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थ यात्रा चीन में प्रवेश करने के लिए किस दरे का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिपुलेख दर्रा का उपयोग करेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 69 को। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी अनंत नागेश्वर जी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70 को। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है
कि बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो 50,000। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 71 को। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72 को। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 63 को। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है 4 अप्रैल 2025 को छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 74 को। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक नरेंद्र सिंह कृपानी जी है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 75 को। प्रश्न नंबर 75 क्या कह रहा है, मुझे देखते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। ठीक है, दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि आ जन्म में कौन सा समास है? तो यह समास है आपको तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? सॉरी, यह समास है अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 77 को। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से लेकर के सन 1945 ईस्वी तक चला था। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 79 को। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि लघु पतन के समय क्या होता है? तो लघु पतन के समय क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 80 को। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में मनाया जाता है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों पे था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? तो श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 83 को। प्रश्न नंबर 83 क्या कह रहा है, मुझे देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि औपनिवेशिक कालों में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में सजाइए। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले कृषि हो जाएगा, फिर विनिर्माण हो जाएगा, फिर सेवा हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम किसका है? तो ये सबसे कम किसका होता है राष्ट्रीय आय का? तो सबसे कम कृषि का होता है, फिर विनिर्माण का होता है, फिर सर्विस का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्विस का होता है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 84 को। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए तो गलत दिखा रहा है कि भारत सरकार ने 1990 में नहीं बल्कि 1991 में नई आर्थिक नीति लाई थी। ठीक है, तो आर कह रहा है कारण क्या कह रहा है कि वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF के द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा आर सही है। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक गलत है। ठीक है, एक गलत इसलिए है
क्योंकि नई आर्थिक नीति पॉलिसी 1991 में लाई गई थी और यहाँ पे 1990 दे रहा है, इसलिए एक गलत हो जाएगा और आर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 85 को। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन किया गया सन 1995 ईस्वी में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 86 को, जो अंग्रेजी का प्रश्न है। चूज द एप्रोप्रिएटेड फेमाइन फॉर्म द ऑफ हॉर्स फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शंस। यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेड। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है फाइंड ऑप्शन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फ्लोइंग सेंटेंस द थिएटर वाज इन गुड फील्ड डार्कनेस। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फ्लोइंग वर्ड इज नॉट प्लूरल्स। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर्स। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 89 को। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि कवि प्रिया के रचनाकार कौन थे? कवि प्रिया के रचनाकार कौन थे? तो आइए हम देखते हैं इसके उत्तर को क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कवि प्रिया की रचनाकार देवदास थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 90 को। प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन के लिए उबेर कप प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 1 से लेकर के 90 तक प्रश्न कंप्लीट हुआ और 90 से लेकर के 91 से लेकर के 100 तक आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है। आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आइए हम इसे आपको शो ऑफ कर देते हैं, आप इसे देख लें अच्छे से। ठीक है, आप इसे बना लेंगे। चलिए, हमारा काम खत्म हुआ। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे देंगे और चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलते हैं फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।